अच्छा माँ माधवी, मैं निकलता हूँ। आज सबसे ऊंची चोटी वाली पहाड़ी पर काम चल रहा है तो पहुंचने में भी समय लगेगा। तभी बूढ़ी गंगा परवाह जताते हुए कहती है, अच्छा मोहन बेटा, सावधानी और सतर्कता से जाना। आजकल हमारे पहाड़ी इलाके में भूस्खलन ज्यादा हो रहे हैं। तेरे काम पर जाने के बाद सारा दिन दिल पर हाथ रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। बोलते बोलते गंगा की आंखें डबडबा जाती हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। माँ, हम जैसे गरीबों का जीवन तो इसी तरह से कटता है। परिवार का पेट भरने के लिए हमें जोखिम भरा काम तो करना ही पड़ता है। अच्छा मैं निकलता हूँ। माधवी, दोपहर में रोटी ले आना। मोहन अपने गरीब परिवार के साथ कश्मीर के पहलगाम की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ था। पहाड़ी मजदूरों का प्रत्येक दिन कठिनाई और चुनौतियों भरा होता है। मोहन भी उन गरीब मजदूरों की तरह पत्थर काटकर रास्ता बनाने का जोखिम भरा काम करता था। जहां कश्मीर में खाने का होटल खोलकर बैठे लोग अच्छा खासा कमाते हैं, वहीं मजदूर का जीवन सबसे खराब है। अरे बहू, इतनी चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर रोटी बनाने की क्या जरूरत थी। सवेरे मौसम ठंडा था, मोहन के लिए भी तभी बना देती। माँ जी सुबह रोटी बनाकर रख देती तो अभी तक बर्फ जितनी ठंडी पड़ जाती। आपको तो मालूम है मोहन जी को गर्मा गर्म रोटी पसंद है, इसलिए चूल्हे की रोटी बनाकर ले जाती हूँ और एक आधी ताजी सब्जी बना देती हूँ तो वो बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा। अपनी गरीब बहू माधवी की बात पर गंगा उसकी प्रशंसा करती है। बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसी का फल मुझको मिला है जो तुझ जैसी लक्ष्मी बहू मेरे घर आने में आई है। वरना कोई दूजी लड़की होती तो इतनी गर्मी में कभी गुजारा नहीं करती और मेरे बेटे के साथ घर नहीं बसाती। माँ जी, आपने और बाबूजी ने भी तो मुझसे और नीतू में कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा माँ जी, मैं खाना पहुँचाने जा रही हूँ, ये मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ जा बहू, ध्यान पूर्वक जाना। माँ, पिताजी को खाना पहुँचाने मैं भी आपके साथ चलूंगी। सहर बिटिया, तुम घर में रहो, बेवजह थक जाओगी। माँ, मुझको ले चलो ना। वो दूध जैसे सफेद अंग्रेज अंकल हमारे कश्मीर घूमने आए होंगे ना, मैं उन्हीं को देख लूंगी। ले जाइए भाभी, हमारी सहर को घुमा ले आना। माधवी अपनी बेटी को लेकर पहाड़ी की चढ़ाई करने लगती है, जहां गर्मा गर्म मैगी का स्टॉल देखकर सहर ललचाते हुए खरीदने की जिद करती है। माँ देखो ना, कितनी यम्मी और टेस्टी मैगी है। मुझे पहाड़ों वाली मैगी खानी है, खिला दो ना प्लीज। कितनी चटपटी लग रही है। सहर बेटा, मैं तुम्हें घर पर चलकर मैगी बनाकर खिला दूंगी। इस स्टॉल वाला बहुत ही महंगी मैगी बेचता है, हम गरीब लोग इतनी महंगी मैगी खरीद कर नहीं खा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं माँ। तभी लालची मैगी वाले की एक टूरिस्ट के साथ बहसबाजी हो जाती है। अरे भाई साहब, आप बेफालतू में सुबह सुबह क्यों किचकिचबाजी कर रहे हो? अगर आपको मैगी का रेट ज्यादा लग रहा था तो पहले ही नहीं खाना चाहिए था, मगर अब तो आपने खा लिया तो पैसे चुकाने पड़ेंगे, वो भी पूरे 400 रुपए। अरे ये तो सरासर धोखाधड़ी है। अरे बोर्ड तो तुमने 200 रुपए प्लेट मैगी की लगा रखी है और 400 रुपए तुम प्लेट वसूल कर रहे हो। हमें कश्मीर से बाहर का जानकर ठग रहे हो तुम। उस टूरिस्ट की इस तरह की बातें सुनकर लालची मैगी वाला भड़क कर दिखाता है। अरे ठगना किस बात का भाई? कश्मीर के वादी में मेरी जितनी टेस्टी मैगी कोई बनाकर नहीं बेचता है। 400 रुपए से 4 आना भी कम नहीं लूंगा मैं। कश्मीर की पहाड़ों में जीवन कितना कठिनाई भरा हुआ है। एक मैगी का पैकेट भी 50 रुपए का मिलता है, उसमें तेल मसाला लगाकर बनाता हूँ। रेट तो हाई हवाई लगेगा ही ना। आखिर में बेचारा टूरिस्ट मैगी वाले को 400 रुपए दे देता है। इस मैगी वाले ने तो लूट मचा रखी है, ऐसे तो हमारे कश्मीर का नाम खराब हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और मैगी नहीं बेचता, तो ये खूब फायदा उठाता है। माधवी खाना लाती है, जहाँ पसीने से तर बेचारा पत्थर तोड़ रहा था। ले आई खाना, लाओ दे दो। मुनिया को किस लिए ले आई? कितनी कड़ी धूप है, तुम घर चली जाओ, मैं टिफिन ले आऊंगा शाम को। अच्छा जी ठीक है। खा पीकर मोहन दोबारा से पत्थर तोड़ने लगता है। तभी एकदम से पूरी कश्मीर की धरती कांप जाती है और एक चट्टान का टुकड़ा टूटकर उसके पैरों पर पूरी तरह से गिर जाता है, जिससे दोनों पैर जख्मी हो जाते हैं। अरे मोहन तो ठीक तो है। अरे भाई लोगों, उठाओ इसको, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल में इलाज करवाकर मजदूर मोहन को घर छोड़ जाते हैं। बेचारे गरीब परिवार वाले दुखी होते हैं। मोहन बेटा, तुझको चोट कैसे आई?
पिताजी बड़े जोर का भूस्खलन हुआ था। वहां तो सारे मजदूर समय रहते अस्पताल लेकर चले गए, वरना दोनों पैर काटने पड़ते। डॉक्टर ने कहा है 2-4 महीने घर पर रहना पड़ेगा। ये भगवान, घर का इकलौता कमाने वाला भी घर पर बैठ गया, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है बहू। अभी खाना बनाने के लिए राशन पानी भी नहीं है। नहीं माँ जी, राशन खत्म हो गया है, लेकिन मैं कुछ बना लूंगी। पूरे परिवार को तसल्ली देकर माधवी रसोई में आकर मैगी उबालने के लिए चढ़ा देती है। इस एक पैकेट मैगी में पूरे परिवार का पेट भरना तो असंभव है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। माधवी मकान से बाहर आती है तो अपने पहाड़ी वाले खेत में उगाई ताजी सब्जियां जैसे कि मटर, गोभी, प्याज वगैरह तोड़कर अंदर लाकर स्वादिष्ट सब्जी वाली मैगी बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह मम्मी, तुमने कितनी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मैगी बनाई है। सच में माधवी, तुमने बड़ी लजीज और चटपटी मैगी बनाई है। ऐसी बढ़िया मैगी तो वो लालची स्टॉल वाला भी नहीं बना पाता, जबकि 400 रुपए प्लेट लोगों को बेचकर ठगता है। मोहन की बातों को सुनकर गंगा को कमाने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहू, ऊपर वाला बड़ा ही दयालु है, उसने एक रास्ता बंद किया तो कमाई का दूसरा रास्ता खोल दिया। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, जब अन्नपूर्णा माँ ने तेरे हाथों में इतनी स्वादिष्ट बढ़िया मैगी बनाने का हुनर कूट कूट कर भरा है, तो इसका लाभ उठाओ और हमारे पहाड़ी कश्मीर में बाहर से आने वाले टूरिस्ट मैगी बड़ी मनपसंद से खाते हैं। भाभी, आप अपनी मैगी स्टॉल नीचे पहलगाम में लगाइएगा, वहाँ अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं घूमने आते हैं। पहलगाम हमारे कश्मीर का फेमस जगह है। अपनी सास ननद का सुझाव मानकर माधवी पैसे के अभाव में महंगे बर्तन नहीं खरीद पाती और मिट्टी से बड़े बड़े हांडे और प्लेट चम्मच वगैरह सब कुछ तैयार करती है और अगले दिन से स्टॉल लगाकर मैगी बेचती है। आओ आओ, कश्मीर की स्पेशल कुल्हड़ मटका मैगी खाओ सिर्फ 100 रुपए प्लेट में। ये सुनकर कश्मीर के पहलगाम घूमने आए सैलानी गरीब बहू के पास खींचे चले जाते हैं। अरे वाह, आपकी मटका मैगी तो देखने में बहुत ही स्पेशलिटी लग रही है, एक प्लेट लगा दीजिए, टेस्टी तो होगी ना? जी जी बिल्कुल टेस्टी है, अगर आपको ये मैगी टेस्टी नहीं लगे तो पैसे मत दीजिएगा। माधवी अपनी मिठास भरी बातों से सैलानियों का दिल जीत लेती है और जैसे ही वह मैगी टेस्ट करते हैं तो तारीफ करते हैं। जितनी यम्मी और टेस्टी मैगी तो कश्मीर में और कहीं नहीं मिलती। जी धन्यवाद, आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अगर वो कभी कश्मीर घूमने आए तो हमारे यहाँ की मैगी खाएं। माधवी की कश्मीरी मैगी में स्वाद और गुणवत्ता दोनों का भरी पूरी से मिश्रण था, जिसके चलते अब धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते चले जाते और वहीं दूसरी तरफ 400 रुपए प्लेट की महंगी रेट के चलते लोग लालची मैगी वाले के यहाँ से कोई नहीं खाता। तभी एक दिन 2 ब्लॉगर गरीब बहू के मैगी स्टॉल पर आते हैं। जी 2 फुल प्लेट मैगी बना दीजिए। जी बस 2 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगा, ये ग्राहक आपसे पहले के खड़े हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत, चल तब तक एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। हाँ, ये सही है, कश्मीर की ताजी मेमोरी बन जाएगी। दोनों लड़के ब्लॉग बनाना चालू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम कश्मीर के सबसे खूबसूरत और प्यारी जगह पहलगाम में हैं, जिसे कश्मीर का जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते में स्वादिष्ट मैगी पेट भर कर खाने को मिल जाएगी। सो प्लीज, आप कभी कश्मीर आए तो यहाँ की मैगी ट्राई जरूर करें। ओके, बाय। धन्यवाद भैया जी, मुझ गरीब मैगी वाले को सपोर्ट करने के लिए। उन टूरिस्ट का बनाया ब्लॉग हर सोशल मीडिया पर छा जाता है। अब जितने भी लोग कश्मीर में पहलगाम घूमने आते हैं, वह गरीब बहू के स्टॉल की मैगी खाते। धीरे धीरे माधवी का मैगी स्टॉल अच्छा खासा चल पड़ता और उसे मुनाफा होता। फिर एक सुबह, अरे बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे, आज स्टॉल मत लगा। माँ जी, कल रात से सर फट रहा है, कहा था ना मैंने तुझे कि कल का मौसम खुश्क ठंडा था, हल्का फुल्का स्वेटर डालकर चली जाती मैगी बेचने, अब आज रहने दे। उसी दिन जब हिंदुस्तानी सैलानी पहलगाम में अपने परिवार के साथ घूम रहे होते हैं, तभी कुछ काफिर आतंकी निर्दोष हिंदुस्तानियों पर वार करते थे, जिसमें हाल ही में शादी होकर हनीमून मनाने आए जोड़े के पति की जान भी चली जाती है। ये खबर हर समाचार चैनल पर छा जाती है। शाम तक भारत का जन्नत कहलाने वाला कश्मीर का मंजर भयावह था। हर निवासी अपने घर के इस दुखद खबर को सुनकर गरीब मैगी वाले के परिवार में भी शोक छा जाता है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद बहू, जो भगवान ने बचा लिया। आज तो मैगी बेचने नहीं गई, वरना क्या अनहोनी हो जाती। जब तक हालात नहीं संभलते
कोई जरूरत नहीं है मैगी बेचने की। लगभग 2-3 हफ्तों तक माधवी स्टॉल नहीं लगाती और जुड़ गए पैसे खाने पीने में धीरे धीरे पूरी तरह खर्च हो जाते हैं। गरीब का परिवार जितनी त्रासदी, महामारी और आपदाओं से नहीं मरता, भूख से अक्सर मर जाता है। इसीलिए अगले दिन से माधवी दोबारा से अपना स्टॉल पहलगाम में लगाने लगती है। धीरे धीरे बाजार भी खुल जाते हैं और अब हालत पहले जैसे सामान हो जाते हैं। लेकिन वो खौफ सबके दिलों में नासूर बनकर रह जाता है, जिसे भरने में सालों लगते हैं। तुम लोग हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हो, अपने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम बच्चे हमें ये दिन भी दिखाओगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देख रही हो ना करुणा, हमारे बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। हाँ जी, आखिर अरुणा और महेश अपने किन बच्चों को किस बात के लिए इतना कुछ कह रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी क्या किया था। आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मध्यम वर्गीय घर में 2 देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर खाना पका रही थी। चलो आज शाम को मैं चिकन बनाऊंगी, बस जल्दी से ये गोभी आलू की सब्जी खत्म हो जाए। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आज सोमवार है, आज शाम को आप चिकन नहीं बनाएंगी, समझिए आप। क्यों नहीं बना सकती? सोमवार ही तो है, कौन से शनिवार है। मेरा चिकन खाने का बहुत मन है और मैं चिकन बनाऊंगी। वैसे भी पापा जी को भी चिकन बहुत पसंद है। अरे मैं आपको मना कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? रहने दीजिए ना, वैसे भी शाम के लिए मैंने सब्जी काट ली है। हद है अनीता, अगली बार तुम कोई सब्जी मत काटना, मुझसे भी पूछ लिया करो ताकि मैं भी अपने मन का बना लूं। ठीक है दीदी, कल बना लेना। अगले दिन करिश्मा चिकन लेकर आ जाती और सुबह चिकन बनाने जाती, तभी अनीता कहती है, ओहो दीदी, आपने क्या कर दिया? दैया रे दैया, अरे आज मंगलवार है, मंगलवार। शनिवार को तो बिल्कुल भी घर में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। आप एक दिन और रख लेते, कल बनाकर खा लेती। हद कर दी दीदी आपने। मैंने हद कर दी? अरे तुमने ही तो कल कहा था कि कल बना लेना, फिर तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बनाने दिया? जब मंगलवार शनिवार होता है, क्यों ड्रामा कर रही थी? यही चीज मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आती है। अरे दीदी, अब जो भी हो छोड़ो ना, क्यों कलेश कर रही हो? मैं नहीं, तुम कलेश कर रही हो। छोड़ो, आज मैं खाना ही नहीं बना रही हूं। तभी सास अरुणा आकर कहती है, अरे क्या हो गया बहुओं, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? चुपचाप से शांति से खाना बना लिया करो। माँ जी, देवरानी जी के रहते शांति से खाना कैसे बनेगा? वैसे मैं जेठानी नहीं हूँ, जेठानी तो वो हैं जो सारा मेन्यू डिसाइड करती है। ओहो, तुम लोगों की भी ना चिक चिक रोज की है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी चाय नाश्ता का इंतजार कर रहे, उनके लिए लाओ तो मेरे लिए भी ले आना। ऐसा कहकर सास और करिश्मा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अनीता अकेले खाने की तैयारी करती है। फिर चाय नाश्ता सबको परोसती है। नाश्ते के बाद महेश कहता है, क्या बात है, आज बड़ी बहू का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला क्यों है, हाँ? अरे छोटी बहू, अब क्या कर दिया तुमने? अरे पापा जी, मैंने तो बस सोमवार मंगलवार की वजह से दीदी को नॉनवेज बनाने से मना किया था, इसी बात पर दीदी गप। देख रही हो ना माँ जी, कैसे मेरी एक्टिंग कर रही है। बस कर बहू। चलो भाई, हम चलते हैं, काम के लिए लेट हो रहा है। आप सब लोग कैरी ऑन। हाँ, दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। अगले दिन करिश्मा अपनी सहेली तनु से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ, और बता, कितने दिन से तुझे मैं फोन कर रही हूँ, पर तू तो मुझसे बात ही नहीं करती, कहाँ बिजी थी? अरे यार, मैं मेरे सास ससुर की 50वीं सालगिरह थी ना, तो उसी की तैयारी में लगी थी। बहुत सारी चीज अरेंज करनी थी मुझे, और तुझे पता है उनके लिए हमने वरमाला सेरेमनी करवाई, रिंग सेरेमनी करवाई, दोबारा से शादी करवाई, सारी रस्म के साथ, और केटरिंग को लगवाया। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया। पता है मेरे सास ससुर इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो बस उन सब चीजों से अब फ्री हुई हूँ, तो मैंने तुझे कॉल किया। सच में तेरे सास ससुर तो बहुत खुश हुए होंगे ना 50वीं सालगिरह मनाकर? अरे बहुत, इस बात की खुशी ही अलग होती है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी अपने सास ससुर के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, ये दिन बार बार नहीं आते। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन लोगों को तो मम्मी जी पापा जी की सालगिरह याद ही नहीं है, हम बनाएंगे कैसे?
व्हाट? अरे यार, तुम लोग कैसे लोग हो? फिर तो तुम लोग अपने सास ससुर को कभी खुश नहीं रख पाओगे। बताओ, बच्चे होकर तुम्हें याद नहीं है? अब वो थोड़ी ना याद रखेंगे इस बुढ़ापे की उम्र में। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। कॉल कट हो जाता है और अपनी सहेली की बात सुन करिश्मा परेशान हो जाती है। उसे परेशान देख देवरानी पूछती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान हो? मुझे बताओ ना, इतना क्यों सोच में डूबी हो सुबह से? अरे, हमें माँ जी पापा जी की शादी की सालगिरह नहीं पता, कब आती है? मेरी सहेली ने उन्हें 50वीं सालगिरह की पार्टी दी थी, तभी उसने मुझसे पूछा। मैं भी पार्टी देना चाहती हूँ, पर सच में हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनके लिए 50वीं सालगिरह को मनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीदी, माँ जी पापा जी की 50वीं सालगिरह मनाने का आइडिया अच्छा है, और हम किसी तरीके से या उनके बड़े बूढ़े या दोस्त वगैरह से पूछ सकते हैं। फिर हम भी उनकी सालगिरह को मनाएंगे। बड़ी बुआ जी है ना, शीला बुआ, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, उनके पास चलते हैं, हम बातों ही बातों में वो पता लगा लेंगे। हाँ, चल चल। दोनों देवरानी जेठानी शीला बुआ के पास जाने को तैयार होती हैं कि सास टोक देती है। अरे किधर चली देवरानी जेठानी, ऐसे तो तुम दोनों की इतनी भिड़ती रहती है। अब वो माँ जी, कुछ सामान लेना था ना, तो इसलिए साथ जाना पड़ रहा है, वरना आपको तो पता है हम दोनों की पट्टी कहाँ है। इतना कहते ही करिश्मा अनीता निकल जाती है और वो शीला बुआ के पास पहुंचकर बातों ही बातों में सालगिरह की डेट निकलवा लेती हैं। क्या हुआ जी, 25 जनवरी आने में तो सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी, एक हफ्ते में हम उनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? क्या? कौन सी बीमारी तैयारी करनी है? ओहो, बुआ जी की याददाश्त तो तेज है, लेकिन कान खराब है। चल अनीता, हम यहाँ से निकलते हैं। पपीता कहाँ है? पपीता मुझे तो दे दो, पपीता। देवरानी जेठानी हाथ पकड़कर वहां से निकल लेती हैं और अपने पति को घर आने पर 50वीं सालगिरह के बारे में बताती हैं। मतलब हमारे पास एक हफ्ता है 50वीं सालगिरह मनाने के लिए। हमें बहुत तैयारी करनी होगी, केक और पकवान वगैरह भी बने। पकवान में तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अजी, पकवान की टेंशन आप मत लीजिए, मुझे सब कुछ बनाने आता है, मैं पार्टी में सारी तैयारी कर दूंगी। तुम क्यों करोगी? मैं करूंगी, मुझे सबसे अच्छे पकवान बनाने आते हैं, और माँ जी पापा जी को ना चिकन बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी बनाऊंगी मैं तो। अरे आप नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी। तुम नहीं, मैं बनाऊंगी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, एक जना वेज बना लेना, एक जना नॉन वेज बना लेना, ताकि दोनों पर ही काम का प्रेशर ना पड़े। क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हमें केक लेकर आना होगा, मम्मी पापा के लिए वरमाला, और क्या क्या चाहिए तुम दोनों मुझे बता दो। मैं बताती हूँ। मम्मी जी पापा जी के लिए अंगूठी, फूल माला और बढ़िया सा केक, और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और हमें डेकोरेशन भी तो करनी है। अच्छा अनीता, अब हम दोनों लड़ेंगे नहीं। माँ जी पापा जी के लिए हमें एक होना ही होगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। ये की ना आप दोनों ने दिमागी वाली बात। एक हफ्ते की तैयारी में दोनों बहू मिलकर प्यार से बात करने लगती हैं। सास ससुर ये नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको दिखाने के लिए लड़ भी लिया करती थी। और सालगिरह का दिन आ जाता है, जहां माता पिता को दोनों बेटे मंदिर घुमाने ले जाते हैं और दोनों बहू पकवान बनाने की तैयारी करती हैं। अनीता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या क्या बनाया तुमने? दीदी, मैंने मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, चाप, छोले पूरी और मीठे में खीर, रसगुल्ला, रबड़ी सब बनाए हैं। केक भी आ गया है, आपकी तरफ से भी आ रही है। आप भी बताओ, पकवान तैयार हैं? तुम भगवान की बात कर रही हो, डेकोरेशन भी तैयार है। वैसे मैंने चिकन लॉलीपॉप, दम बिरयानी, फिश करी, तंदूरी चिकन ये सब बना लिया। फिर दोनों बेटे जबरदस्ती माता पिता को अच्छे से कपड़ों में तैयार कर घर के अंदर जैसे ही लाते हैं, तो 50वीं सालगिरह की तैयारी, लाइट्स वगैरह, गुब्बारे देखकर खुशी के आंसू आंखों में आ जाते हैं। ये सब क्या है बच्चों? मम्मी जी पापा जी, सरप्राइज! 50वीं सालगिरह की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तुम सब बच्चों ने हमारे लिए ये किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें एक दिन ये भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये सब आपकी दोनों बहू का कमाल है, पर हमारा भी योगदान है। माँ पापा, आपने कभी इस तरह की सालगिरह साथ में नहीं मनाई, पर ये यादगार रहेगी। ये लीजिए अंगूठी, एक दूसरे को पहनाइए। क्या सच? अरे पहले वरमाला, उसके बाद अंगूठी, और माँ जी पापा जी आप दोनों के स्वादिष्ट पकवान भी आपका इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा फिर तो जल्दी कीजिए, मैं अपनी दोनों बहू के हाथ का पकवान खाना चाहती हूँ। तभी अरुणा महेश एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और उसके बाद अंगूठी, जिसके बाद सभी मेहमान और बहू बेटे ताली बजाते हैं। फिर केक कटिंग करके केक खिलाया जाता है। वाह बच्चों, तुमने अपने माँ बाप को खुशी दी है। भगवान तुम जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे, जो अपने माँ बाप का इस तरह से ख्याल रखे। अनीता करिश्मा, तुम दोनों बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखते हो और उनकी यादों को तुमने और अच्छा बनाया। जी बुआ जी, ये तो हमारी छोटी सी कोशिश थी। माँ जी पापा जी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब हमारी बारी थी। चलिए बहुत बातें हो गई, अब माँ जी पापा जी एक साथ डांस करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ डांस करते हैं। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इस तरह देवरानी जेठानी अपने बने पकवान रिश्तेदारों को खिलाकर वाहवाही लूटती हैं। वाह बहू वाह, तुम दोनों के हाथ का पकवान खाकर हमारी सालगिरह और भी यादगार हो गई। बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ के चिकन पकवान, रुमाली रोटी, कढ़ाई चिकन, आहा बहुत अच्छा है। और छोटी बहू, मुझे तुम्हारे हाथ की दाल मखनी, शाही पनीर, रसमलाई, रबड़ी ये सब बहुत पसंद आया। चलो बच्चों तुम भी खा लो और आप सब भी खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की 50वीं सालगिरह और यादगार मनाने के लिए उन्हें छोटे छोटे खेल अंताक्षरी खिलाती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता को खुश करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहा करिए।